तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सौरभ और आज अपन स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 5। ओके, मॉड्यूल नंबर 5 अपना देखिए है सर्वर इंस्टॉलेशन एंड इंस्टॉल कॉन्फ़िगर डीएनएस। ठीक है। तो एक बार देख लेंगे डीएनएस क्या होता है, वो भी अपन देख लेंगे। इसको कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। चलिए इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं एक बार, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस है जो अपलोड कर दी है, जिसको आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसमें आप वीडियोस में जाओगे तो आपको देखिए बाकी सारी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी है। मॉड्यूल नंबर 12-13 अब मैंने इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप सीधे इस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखो 6 वीडियोस आ चुकी है और ये मैं लास्ट वीडियो इसमें इस वाले प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं डीएनएस क्या होता है। ओके, देखिए व्हाट इज़ डीएनएस, हाउ डीएनएस वर्क्स। एक्चुअली में क्या होता है डीएनएस, देखो क्या लिखा हुआ है, डीएनएस लेट्स यूज़र कनेक्ट टू वेबसाइट्स, है ना। डीएनएस क्या करता है, यूज़र्स को वेबसाइट से कनेक्ट करवाता है। किस प्रकार से, डोमेन नेम्स के हिसाब से कनेक्ट करवाता है, इंस्टेड ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बजाय वो किससे कनेक्ट करवाता है, नाम लिख के आप आईपी एड्रेस नहीं डालना पड़ेगा आपको उसके बजाय आपको उस वेबसाइट का नाम डाल दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, आप उस वेबसाइट पर पहुंच पाओगे। देखिए फॉर एग्जांपल, अपन जो फ़ोन अपन किसी को लगाते हैं तो अपन को उसका ये फ़ोन नंबर डायल करना पड़ता है। ओके, तो वैसे ही हमें इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर जाना होता है तो फ़ोन नंबर की बजाय हम उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस डालते हैं। अब देखिए फ़ोन बुक में क्या होता है, हमें बार बार सारों के नंबर याद नहीं होते, इंसान नंबर्स को याद नहीं कर पाता है। दैट्स वाई उसको वो जो आईपी एड्रेस है उसको, जैसे फ़ोन बुक में नंबर्स होते हैं वो कन्वर्ट कर किए जाते हैं एज ए नेम, है ना। उस आदमी या उस जो भी इंसान है उसके नाम से उसको नंबर को लिंक किया जाता है। वैसे ही वेबसाइट पर जाने के लिए हमें तो आईपी एड्रेस चाहिए, लेकिन आईपी एड्रेस जो होता है उसको किसी न किसी नाम से हम कनेक्ट करते हैं, और ये कनेक्ट करने वाला कौन होता है, डीएनएस कहलाता है। देखिए व्हाट इज़ डीएनएस, दोबारा देख लेते हैं। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम इज़ ए फ़ोन बुक ऑफ द इंटरनेट। तो इन शॉर्टकट में हम क्या याद रखेंगे कि डीएनएस क्या होता है, फ़ोन बुक ऑफ द इंटरनेट होती है। ठीक है, चलिए तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, अच्छा मैं इसको मॉड्यूल नंबर उसके नेक्स्ट वाला दूंगा। 12 और 13 हो चुका है अपना, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको 14 नंबर दे दूंगा, है ना, इस मॉड्यूल को। तो आप उस नाम से इस वीडियो को सर्च कर लेना। ओके, 14 के आगे जो भी मॉड्यूल्स है मैं इसको दे दूंगा। चलिए, नेटवर्क पर शक्तिशाली केंद्रीय कंप्यूटर का नाम क्या होता है। जो सेंट्रलाइज जो कंप्यूटर होता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, वो क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। ओके, तो भाई दो प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होते हैं। एक तो सर्वर होता है, सर्वर क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है यानी सर्विस देता है। और क्लाइंट कौन होता है भाई, क्लाइंट वो होता है जो सर्विसेज को लेता है। ओके, अगला बात आती है सर्वर क्या है। तो भाई क्या है सर्वर, तो हमारा आंसर है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। देखिए अपन ने पहले देखा होगा कि सर्वर क्या है, तो वो बोलते हैं कि एक कंप्यूटर है, लेकिन सर्वर हम किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को भी, आपका लैपटॉप भी सर्वर बन सकता है। कैसे, उसके लिए आपको छोटा सा एक सॉफ्टवेयर चाहिए, है ना, और वो सॉफ्टवेयर से आप उस कंप्यूटर को सर्वर बना सकते हैं। लेकिन जब बड़ी वेबसाइट्स को मैनेज करना होता है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम ही बना दिया गया है ना, ताकि क्या होगा, उन सब कामों के लिए एक अलग से, जैसे कि देखिए बड़ी कंपनियों के लिए, छोटी कंपनियों के लिए सीईओ वगैरह ये सब नहीं चाहिए, है ना।
CA CS कंपनी सेक्रेटरी नहीं चाहिए होता है, लेकिन बड़ी कंपनियों के लिए CS चाहिए चाहिए। दैट्स वाई जैसे कि बड़ी कंपनियों के बड़े डेटा होते हैं तो वहाँ पे सर्वर का जो अपना कंप्यूटर भी लगा होता है। अदरवाइज सर्वर एक क्या होता है, छोटा सा प्रोग्राम होता है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा प्रोग्राम स्थानीय मशीन पर सर्वर से सेवा का अनुरोध करता है? देखो अनुरोध यानी रिक्वेस्ट कर रहा है। ज़रा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि कौन सा प्रोग्राम रन होता है कहाँ पे, लोकल मशीन पे, और क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है ना, सर्विस की रिक्वेस्ट करता है। किसको? सर्वर को। कौन होगा? वो होगा अपना, गलत दिया है इसने, है ना, चालक। चालक बोला है, जबकि चालक तो इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, है ना, इसको बोलेंगे अपन क्लाइंट। ठीक है, जो क्लाइंट होता है वो किसको सर्विस किसकी सर्विस लेता है? वो सर्वर की सर्विस लेता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का लाभ नहीं है, तो इनमें से क्या क्लाइंट सर्वर का लाभ नहीं है? वो है ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन इसका लाभ नहीं है, अदरवाइज बाकी सारे इसके लाभ है। देख लेते हैं। विच वन इज़ नॉट, क्या एडवांटेज नहीं है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का, क्या एडवांटेज नहीं है? तो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। क्लाइंट सर्वर जो नेटवर्किंग है उसके एडवांटेज ये होते हैं कि वो सेंट्रलाइज होता है, यानी यहाँ पे एक सर्वर होता है और इसके खूब सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। तो यानी क्या है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन गया। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स जो चलाते हैं तो वहाँ पे खूब सारी वीडियोस पड़ी होती है, तो वो नेटफ्लिक्स के सर्वर पे ही पड़ी होती हैं, और हम क्या है, क्लाइंट्स हैं, हम इसकी सर्विसेज को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके बाद में सिक्योरिटी भी बढ़ जाती है। बिना पासवर्ड हम लोग नेटफ्लिक्स नहीं यूज़ कर सकते। अच्छा, परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कैसे? कि मूवीज़ की चलने की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। लेकिन इसका जो एडवांटेज क्या नहीं है, ट्रैफिक कंजेशन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा मॉडल क्लाइंट को कार्य करने के लिए नेटवर्क सेवा प्रदान करता है? कौन सा मॉडल क्लाइंट को कार्य करने के लिए नेटवर्क सेवा प्रदान करता है? तो कौन सा होता है वो? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट सर्वर मॉडल। इसमें एक सर्वर होता है और उसके खूब सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा है। इसके बाद में आता है 2008 विंडोज़ सर्वर को स्थापित करने के लिए कौन सा हार्डवेयर उपयोग नहीं किया जाता है? तो विंडोज़ सर्वर 2008 के लिए कौन सा हार्डवेयर हमें नहीं चाहिए भाई? वो देखिए, वो हमें नहीं चाहिए, स्कैनर नहीं चाहिए। ठीक है, स्कैनर की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बार नेट ऑफ कर देता हूँ ताकि बीच में डिस्टर्ब नहीं हो। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है अपने अच्छा, इसमें ये और बात अपन ने देखने लायक थी कि भाई जो एक सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो चाहिए। देखिए, डिस्प्ले चाहिए, वरना हम देखेंगे कैसे। प्रोसेसर भी चाहिए, है ना, अदरवाइज प्रोसेस कैसे होएगा। और हार्ड डिस्क भी चाहिए। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? स्कैनर हो जाएगा, कि ये स्कैनर हमें नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें से वेब सर्वर नहीं है। कौन कौन से हैं जो वेब सर्वर नहीं है? कौन नहीं है भाई? MS ऑफिस जो होता है, यानी वो किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ऑफिस है ये, इसमें क्या क्या होते हैं? MS ऑफिस में क्या क्या चीज़ें होती है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एक्सेस होता है ना, और आउटलुक होते हैं। इतने सारे पैकेजेस होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर होते हैं। तो इतने सारे पैकेज होते हैं और ये हमारे बेसिक कंप्यूटर में काम आता है। तो बाकी इसको छोड़ के जो हैं वो सारे क्या हैं भाई? वेब सर्वर हैं, जो कि लिखा हुआ भी है इसके अंदर।
चलिए इसके बाद में आता है विंडोज़ इंस्टॉलेशन के बाद सर्वर के लिए अगला कदम क्या है ना। विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर दी, उसके बाद में एक बार किसी सर्वर में विंडोज़ इंस्टॉलेशन तो कर दी, उसके बाद में उस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन भी हमें करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन यानी उसकी सेटिंग करनी पड़ती है हमारे हिसाब से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विंडोज़ सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के दौरान कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है भाई? वो है कंप्यूटर को ब्लूटूथ से कनेक्ट करना। हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो बाकी सब की ज़रूरत पड़ती होगी हमें। बिल्कुल नेटवर्किंग को पहचानना, इसकी ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्किंग को पहचानने की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर का नाम देना, उसका डोमेन देना, है ना, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। और टाइम डेट और सेटिंग करना, इसकी भी ज़रूरत हमें सबकी पड़ती है। लेकिन इसकी ज़रूरत हमें ब्लूटूथ से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी कंपनी ने एक्टिव डायरेक्टरी विकसित की थी? भाई एक्टिव डायरेक्टरी किस कंपनी ने विकसित की थी? सीधा सीधा अपन को याद करना है, वो की थी माइक्रोसॉफ्ट ने, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्टिव डायरेक्टरी विकसित की थी। अच्छा इसके बाद में आता है नेटवर्क पर डायरेक्टरी सर्विस को एक्सेस करने के लिए, बनाए रखने के लिए किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वो होता है अपने LDAP, LDAP। ठीक है, LDAP की एक बार फुल फॉर्म भी देख लेते हैं दोबारा से, अगर आ गई मान लो एग्जाम में। तो देखिए LDAP की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। तो आप इसको जाके आप सर्च कर लेना। LDAP के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। LDAP क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल है फॉर अनेबलिंग एवरीवन टू लोकेट डाटा अबाउट ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। हर किसी को उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के बारे में बताता है ना। अनेबलिंग एवरीवन टू लोकेट, उस डेटा को लोकेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन का डेटा कहाँ पे पड़ा है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल होता है, जिसको क्या कहते हैं हम? लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। और इसके अलावा इंडिविजुअल्स और अदर रिसोर्सेज की जो फाइल्स है, डिवाइसेस है, उसका भी जानकारी ये LDAP रखता है। तो LDAP के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए। चलिए इसके बाद में आता है क्वेश्चन ADDS। ADDS का पूर्ण रूप क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? वो होती है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे आते हैं हम। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, डोमेन कौन डोमेन का नाम को IP एड्रेस का अनुवाद करता है, इसलिए ब्राउज़र इंटरनेट संसाधनों को लोड कर सकता है। इसको ज़रा सा इंग्लिश में देखना पड़ेगा कि क्या कौन ट्रांसलेट करता है। हु ट्रांसलेट डोमेन नेम टू IP एड्रेस, है ना। डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट कौन करता है? भाई DNS करता है, अपन ने पहले से ही देख रखा है। ताकि ये क्यों करता है? ताकि ब्राउज़र को इंटरनेट रिसोर्सेज लोड करने में आसानी हो जाए, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा। चलिए इसके बाद में आता है DNS सेवाओं का एक प्रकार कौन सा है? DNS सेवाओं का एक प्रकार कौन सा है? कौन सा है भाई? वो है आधिकारिक DNS। आधिकारिक DNS यानी कि अगर इसमें इसको इंग्लिश में देखें तो क्या होगा? ऑथोरेटिव DNS। ऑथोरेटिव DNS इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क में कितने प्रकार की DNS सर्विसेज होती है? नेटवर्क में कितने प्रकार की DNS सर्विस होती है? तो होती है वो 2 प्रकार की DNS सर्विसेज होती है। चलिए इसके बाद में आता है .com। .com का नाम क्या है भाई? इसका मतलब है वाणिज्यिक संस्थान, है ना। वाणिज्यिक संस्थान यानी .com से मतलब है कमर्शियली,
कमर्शियली, जो कॉमर्शियली वेबसाइट्स होती हैं उसके आगे अपन .com लगाते हैं। तो आप कृपया, और अगर आपने सीखा है तो आप क्या बता सकते हैं कि .in किसके पीछे लगाते हैं? अगर in लगा हुआ है दैट मीन्स क्या हो गया, वो इंडिया हो गया है, ठीक है ना। और भी खूब सारे इस प्रकार से .com हो गया, .gov, इसका मतलब क्या होता है, वो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, वो सरकारी वेबसाइट है ना। इस तरीके से काफ़ी सारे आपके ये जो सिस्टम्स है वो आएंगे, है ना। तो ऐसी ऐसी आप काफ़ी सारी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए कौन सी प्रक्रिया होस्ट नेम को अपने समक्ष आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करती है, यानी परिवर्तित करती है, यानी होस्ट नेम को कन्वर्ट कर रही है आईपी एड्रेस में। ये कौन करता है भाई? ये करता है नेम रिजोल्यूशन, ठीक है। नेम रिजोल्यूशन जो है वो इसको कन्वर्ट करता है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों के लिए वितरित नामकरण प्रणाली क्या है ना। तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या है भाई डिस्ट्रीब्यूटेड हिरार्चिकल नेमिंग सिस्टम क्या है ना। कंप्यूटरों के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड हिरार्चिकल नेमिंग सिस्टम कौन सा होता है? इसका जो आंसर आएगा वो क्या होता है? डीएनएस हमारा आंसर है। डीएनएस की फुल फॉर्म अगर आपको याद हो गई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग का क्या नाम होता है? ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग का क्या नाम होता है भाई? वो होता है डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम इसके दूसरे भाग का नाम होता है। चलिए डोमेन नेम, जैसे कि आपने बोल दिया, देखिए ram@gmail.com है ना। तो ये जो जीमेल आपने जो लिखा है ना वो इसका दूसरा भाग है, और इसका जो सेपरेटर है वो क्या है? @ इन दोनों को अलग करता है। चलिए तो वितरण डाटा, अच्छा चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। डीएनएस का रख रखाव कौन करता है? डीएनएस का रख रखाव कौन करता है भाई? वो करता है वितरण डाटाबेस प्रणाली करता है, यानी कि अपने डिस्ट्रीब्यूटिव डाटाबेस सिस्टम इसका रख रखाव करता है। किसका? इसका। हु मेंटेन्स द, कौन मेंटेन करता है डीएनएस को? तो आंसर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव डाटाबेस सिस्टम। चलिए इसके बाद में आता है डीएनएस क्लाइंट क्या करता है? डीएनएस क्लाइंट क्या करता है भाई? डीएनएस रीसॉल्वर, डीएनएस रीसॉल्वर होता है ना। व्हाट डज द डीएनएस क्लाइंट, है ना, क्या करता है भाई? वो करता है डीएनएस रीसॉल्वर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये होता है www माइक्रोसॉफ्ट में डोमेन का स्तर क्या है? डोमेन का स्तर क्या है? ये है शीर्ष स्तर का डोमेन है, शीर्ष स्तर का, यानी कि एकदम टॉप लेवल डोमेन है ये, है ना। तो इससे छोटे भी आते हैं, यानी उसके आगे अगर उसी वेबसाइट के अंदर अगर अपन चले जाएं तो क्या होते हैं, टॉप लेवल डोमेन के बजाय दूसरी जगह पे अपन चले जाते हैं, ठीक है। वो कभी आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको दिखा दूँगा। इसमें से देश का शीर्ष स्तरीय डोमेन कौन सा नहीं है ना। इसमें से देश का शीर्ष स्तरीय डोमेन कौन सा नहीं है, ये देख लेते हैं अपन। ये a.ab जो है वो नहीं है ना, इसलिए ये हमारा आंसर है। बाकी ये किसके लिए हो जाएंगे भाई? मेरे ख्याल से FR जो है वो फ्रांस के लिए हो जाएगा, BR ब्राज़ील के लिए हो जाएगा, AE मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के लिए होना चाहिए। तो ये सारे, और .in वो किसके लिए होता है? इंडिया के लिए होता है। और मेरे ख्याल से PK जो होता है वो पाकिस्तान के लिए होता है ना। तो इस तरह के डोमेन होते हैं, वो अलग अलग देशों के लिए काम में आते हैं।
अच्छा, इसके बाद में आता है क्वेश्चन, डीएचसीपी द्वारा ग्राहकों को सौंपा जाता है, ग्राहकों यानी क्लाइंट्स को क्या सौंपा जाता है? ये देखो, सौंपा नहीं जाता, असाइन किया जाता है, असाइन किया जाता है। क्लाइंट्स को क्या क्या असाइन करते हैं भाई? वो करते हैं आईपी एड्रेस। देखो डीएचसीपी, इसकी फुल फॉर्म मैंने काफ़ी बार बता दी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करें। कुछ भी करें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ताकि इससे क्या होगा, आपकी एक्टिविटी बढ़ेगी, तो आप मेरे को मालूम चलेगा कि नहीं आप पढ़ रहे हो कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है आईपी एड्रेस। मैंने आपको डीएचसीपी मैंने आपको पहली ही बार बताया था कि ये क्या है, होता है एक प्रोटोकॉल होता है, इसकी फुल फॉर्म तो आपको बतानी है। ये क्या करता है, जो अलग अलग क्लाइंट्स है, यानी प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, अगर मान लीजिए इंटरनेट से चल रहे हैं तो, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, इन सब को ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली प्रदान करता है, अदरवाइज़ हमें देना पड़ता मैनुअली। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है हमारे, डीएचसीपी के द्वारा कितने प्रकार के आईपी एड्रेस सौंपे जा सकते हैं, यानी असाइन किए जा सकते हैं? डीएचसीपी के द्वारा 3 प्रकार के आईपी एड्रेस असाइन किए जा सकते हैं। चलिए अगले पेज पे आते हैं हम। तो देखिए डीएचसीपी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल हमारे लिए हो जाता है। अच्छा, डीएचसीपी किस लेयर का प्रोटोकॉल है भाई? डीएचसीपी कौन सी लेयर पे काम करता है? वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। किसकी एप्लीकेशन लेयर पे? ओएसआई की। ओएसआई जो मॉडल है, मैंने आपको बताए थे, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको कि मॉडल जो होते हैं वो 2 प्रकार के मॉडल हमारे सामने हैं। एक तो है ओएसआई, जिसको बनाया था आईएसओ ने बनाया था, और है ना, ये तो पहला मॉडल है ओएसआई, सॉरी इसको ओएसआई मॉडल यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। एक था हमारे पास, दूसरा मॉडल था टीसीपी आईपी करके। ठीक है, तो 2 प्रकार के मॉडल हमारे पास थे। तो इनके ऊपर क्या थी भाई, अलग अलग लेयर्स होती थी। ओएसआई में कितनी लेयर्स होती थी वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, और टीसीपी आईपी में कितनी लेयर्स होती थी वो भी आप ज़रा कमेंट बॉक्स में लिख ही देना, क्योंकि आपको, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देख ली है तो आपको ज़रूर ये बात रट गई होगी, है ना। इसके बाद में आता है डीएचसीपी द्वारा कौन सा पैरामीटर नहीं सौंपा जाता, यानी कौन सा पैरामीटर असाइन नहीं किया जाता, वो होता है एसएसएल। एसएसएल की फुल फॉर्म देख लेते हैं, है ना। वैसे तो मैं बता देता हूँ, सिक्योर सॉकेट लेयर होती है ना, इसको देख लेते हैं अपन। चलिए, तो व्हाट एसएसएल मींस, यानी सिक्योर सॉकेट्स लेयर। ठीक है, एसएसएल स्टैंड्स फॉर सॉकेट्स लेयर, प्रोटोकॉल फॉर वेब ब्राउज़र्स। ये किसके लिए होता है भाई? वेब ब्राउज़र्स के लिए ये प्रोटोकॉल होता है। एंड सर्व्स दैट अलाउज फॉर द ऑथेंटिकेशन, और क्या काम करता है ये? अलाउ करता है ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, किसके लिए? ऑफ डेटा सेंट ओवर द इंटरनेट। जो भी डेटा इंटरनेट पे भेजा जाता है वो एसएसएल के द्वारा ही भेजा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये एसएसएल का काम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। डीएचसीपी का भाग नहीं है, यानी कौन सा है जो डीएचसीपी का पार्ट नहीं है? वो कौन सा होता है भाई? हब है जो पार्ट नहीं है, इसलिए ये हमारा हो जाएगा आंसर। बाकी सब डीएचसीपी के पार्ट होते हैं, यानी क्या क्या पार्ट्स होते हैं? क्लाइंट इसका पार्ट होता है, सर्वर इसका पार्ट होता है, और डीएचसीपी क्या होता है? प्रोटोकॉल डीएचसीपी का पार्ट होता है। चलिए इसके बाद में आती है बूट पी की फुल फॉर्म क्या है? बूट पी की फुल फॉर्म क्या है? ये होता है अपना बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। चलिए एक बार बता देता हूँ मैं आपको, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल करता क्या है ना। देख लीजिए, बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल क्या होता है भाई? इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। ये क्या है भाई? एक कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल है
जो कि क्या करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज्ड इन, ये कहाँ पे यूज़ होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क्स में यूज़ होता है। अब इसका काम क्या होता है, ऑटोमेटिकली असाइन एन आईपी एड्रेस, है ना, यानी ऑटोमेटिकली सबको आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। किसको करता है, वो करता है नेटवर्किंग डिवाइस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जस्ट लाइक डीएचसीपी, है ना, फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन सर्वर, है ना, कॉन्फ़िगरेशन सर्वर से लेके आईपी एड्रेस को सभी को ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। ये किसका काम होता है, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल का काम होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डीएचसीपी द्वारा क्लाइंट को आईपी एड्रेस असाइन करते टाइम क्या होता है, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ना, डीएचसीपी द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको कहते हैं डोरा, है ना, डोरा, DORA। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है क्लाइंट को अगर आईपी एड्रेस असाइन करना है तो। देखो बूट स्ट्रैप भी लगभग सेम ही काम करता है, थोड़ा बहुत इनमें अंतर होता होगा। डीएचसीपी में डोरा का फुल फॉर्म क्या है ना, डोरा का फुल फॉर्म क्या है भाई, ये होती है अपनी डिस्कवर, ऑफिस, रिक्वेस्ट और एक्नॉलेज, ठीक है। यानी डिस्कवर यानी ढूंढना, ऑफिस तो पता ही है आपको, रिक्वेस्ट यानी जो प्रार्थना करना, और एक्नॉलेज यानी क्या होता है, हम देखो जैसे आपने मान लीजिए कोई लेटर भेजते हो आप मुझे, या कोई ईमेल भेजते हो, तो मैं वापस आपको ईमेल भेजता हूँ कि मुझे आपका जो लेटर है वो प्राप्त हो चुका है, तो उस ईमेल को मैं क्या बोलूँगा, एक्नॉलेज ईमेल भेजना बोलता हूँ, है ना। ये कुछ वेबसाइट्स करती है, जब भी आप उनको, जैसे आप कोई फॉर्म भरते हो एग्ज़ाम का, तो एक्नॉलेज लेटर बनता है और एक्नॉलेज की जो रिसिप्ट बनती है ना आपकी, कि आपने फॉर्म भर दिया है। चलिए इसके बाद में आते हैं क्लास CL, क्लास C नेटवर्क के लिए डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्या है। अगर आपने ऑफलाइन क्लास मेरी अटेंड की है तो आपको ज़रूर मालूम होगा, लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए क्लास C में जो नेटवर्क बिट्स कौन कौन से होते हैं, पहले मैं वापस 8 8 8 8, ठीक है। तो 3 नेटवर्क बिट्स होते हैं क्लास C के अंदर, है ना। तो जितने नेटवर्क बिट्स होते हैं उतने ही आगे क्या लगा दो, अपने 255 255 255 लगा दो, तो ये अपना बन गया डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क बन जाता है ना। नेटवर्किंग की अगर आपको क्लास अगर आपको चाहिए, और यूट्यूब पे अगर कोई दूसरे जने इनको देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि नेटवर्किंग की क्वेश्चन हमें चाहिए। चलिए तो इसके बाद में आते हैं क्लास ए नेटवर्किंग आईडी होस्ट के लिए कुल कितनी BIT की संख्या होगी, है ना। BIT क्वेश्चन गलत है, थोड़ा सा इंग्लिश में देखना पड़ेगा। देखिए हिंदी वाले में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बिट्स, है ना, बिट्स की संख्या कितनी होगी, और NWID होस्ट फॉर क्लास A, है ना, क्लास A के लिए कितनी होगी भाई, वो होगी 8/24, 8/24। चलिए अगले क्वेश्चन पे और अगले मॉड्यूल पे आते हैं हम। ये है अपना मॉड्यूल नंबर 6 और अपना 28 मिनट्स हो चुके हैं। तो इसके बाद में आगे ये पूरी ही वीडियो मेरे ख्याल से 1.5 घंटे तक की बन जाएगी। देखते हैं अपन सारे मॉड्यूल कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे अपन। तो आप भाई देखो इस वीडियो के साथ साथ मेरे साथ साथ चलते रहना, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाओ, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं अपन। रूटिंग मॉड्यूल नंबर 6 आता है, रूटिंग रिमोट एक्सेस यूज़र फाइल ग्रुप स्ट्रेटेजीज। चलिए तो इस पे आते हैं हम। उस पैकेट का नाम क्या है जिसका उपयोग उपयोगकर्ताओं द्वारा CHAP की गणना में परिणाम को वापस करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उसका होता है, आंसर दे दिया इसने, रेस्पॉन्स। ज़रा इंग्लिश में देख लेते हैं।
हिंदी में तो ज़्यादा समझ में नहीं आता। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पैकेट, उस पैकेट का नाम क्या है जो कि यूज़ किया जाता है किसके द्वारा, यूज़र के द्वारा, किसके लिए, टू रिटर्न रिजल्ट, है ना, रिजल्ट को रिटर्न करने के लिए। कौन से रिजल्ट को, जो हमने कैलकुलेशन की है CHAP के अंदर, तो उसका आंसर हो जाता है हमारा रेस्पॉन्स। ठीक है, रेस्पॉन्स हमारा आंसर है। चलिए, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में किस मॉडल में TCP IP मॉडल में दो प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ना, दो प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, वो होता है TCP और UDP, है ना। तो ये दो प्रोटोकॉल का उपयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। कौन से मॉडल में, ये होता है अपना TCP IP मॉडल में। अच्छा आप बताओ ज़रा, TCP IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती है, ये ज़रा आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको कुछ याद हो रहा है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है TCP IP मॉडल में, एक लेयर होती है ना। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन से, TCP, इसमें दो प्रोटोकॉल्स होते हैं TCP और UDP। अगर मेरी क्लास किसी ने अटेंड की है ऑफलाइन तो मैंने आपको ज़रूर बताया होगा। TCP क्या होता है, एक्नॉलेज लेता है, और UDP एक्नॉलेज नहीं लेता है। UDP मतलब यूट्यूब से याद कराया था कि ये सीधा सीधा ही चलता है, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए UDP का उपयोग किया जाता है, और TCP ईमेल वगैरह भेजने के लिए काम आता है। चलिए, इसके बाद में आता है IP हेडर। IP हेडर में रिसोर्स और डेस्टिनेशन IP एड्रेस का आकार क्या होता है, रिसोर्स IP एड्रेस और डेस्टिनेशन IP एड्रेस का आकार क्या होता है। अगर वो IPv4 है, वर्जन 4 है तो 32 बिट्स। ठीक है, ये होता है। इसके बाद में आता है, देखो TCP IP रूटिंग को कौन सी कमांड से परिभाषित किया जाता है, कौन सी कमांड से परिभाषित किया जाता है, यानी कौन सी कमांड लगेगी, वो लगेगी रूट कमांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा नेटवर्क ब्लूटूथ को समर्थन करता है। ब्लूटूथ यानी क्या हो गया, PAN, है ना। आपके अगर ITI के आप स्टूडेंट्स हो तो आपको मालूम होगा कि इसमें आपके प्रैक्टिकल में भी एक वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, कि पैन की फुल फॉर्म क्या है, लैन की फुल फॉर्म क्या है ना। ये सारी फुल फॉर्म्स आपके पूछी जाती है। पर्सनल एरिया नेटवर्क। अच्छा, ब्लूटूथ को एक और नाम से जाना जाता है, इसको वो जाना जाता है, देखिए पिकोनेट, है ना। तो पिकोनेट बनाने में काम आने वाला क्या होता है, ब्लूटूथ ही होता है। पिकोनेट और स्कैटरनेट जो है वो किससे संबंधित है भाई, ब्लूटूथ से संबंधित है। इसके बाद में आता है VPN में किस प्रकार का प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, है ना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क में किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, एप्लीकेशन लेवल के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, और जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ये सारे कहाँ पे आते हैं भाई, एप्लीकेशन लेयर पे आते हैं, है ना। OSI की 7 लेयर्स होती है, उसमें सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। अच्छा, इसके बाद में आता है RRAS की फुल फॉर्म क्या है। RRAS की फुल फॉर्म क्या होती है, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद में आती है RAP, RAAP, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिमोट एक्सेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। दोबारा याद कर लीजिए इसको, रिमोट एक्सेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, रिमोट एक्सेस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, है ना। तो आपको केवल याद करना है, ये फुल फॉर्म्स आपकी सीधी सीधी एग्जाम में आ जाएगी, तो आपको ज़रूर इन फुल फॉर्म्स को याद कीजिए। वन टाइम पासवर्ड यानी OTP, है ना, वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित होता है, क्यों सुरक्षित होता है भाई, केवल
एक लेन देन में ही इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि केवल एक बार ही इसका उपयोग किया जाता है और ये केवल 10 मिनट तक ही काम आता है। उसके बाद में OTP ख़त्म हो जाता है और कभी वैसा नहीं आता। चलिए, कौन सा एक प्रकार सर्वर नहीं है ना, कौन सा सर्वर नहीं है? तो देखिए, डेटाबेस सर्वर जो है वो एक सर्वर है। फाइल सर्वर यानी FTP है ना, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? फाइल सर्वर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में ग्राहक एक सर्वर नहीं है, यानी क्लाइंट है ना, क्लाइंट एक सर्वर नहीं है क्योंकि वो तो खुद ही क्लाइंट है। अच्छा, इसके बाद में आता है प्रिंटर एक सर्वर है। प्रिंट सर्वर एक सर्वर है जिससे क्या करते हैं हम, प्रिंटर को वायरलेसली या वायर्ड रूप से नेटवर्किंग के तारों के जरिए उसको नेटवर्क से जोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है, यानी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है? ये देखिए, हाँ देखिए, कौन सा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है इनमें से? देखिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है फर्स्ट आ रहा है अगस्त 88 है ना, तो ये इसमें महीने का नाम आया हुआ है, इसलिए सही नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। दिल्ली 88 है ना, इसमें पूरा सिटी का नाम आ गया और 88 सिमिलर वर्ड्स आ गए है ना, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। इसके बाद में इसके बाद में भी देखो आ गया अगस्त है ना, अगस्त दिल्ली, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है क्योंकि इसमें महीने का नाम और दिल्ली का नाम आ गया। अब देखिए, इसको तो आप पासवर्ड से ही लिखा हुआ दिख रहा है ना, लेकिन इसमें कुछ देखने लायक है ना। इस पासवर्ड को क्रैक करने में लोगों को जोर आ जाएगा है ना। कैसे? देखिए, P जो है वर्ड है वो कैपिटल में है, दूसरा, और एक है ये सिंबल है, बाकी सारे छोटे वर्ड है, और ये एक अंक है भाई, अंक यानी 0 है। ये 0 और O में डिफरेंस होता है, O ऐसा लिखा जाता है और 0 कुछ लंबा होता है ना। तो इसमें देखिए क्या क्या आ गए, एक सिंबल आ गया, एक कैरेक्टर आ गया कैपिटल में, एक शॉर्ट कैरेक्टर आ गया, और क्या आ गया, इसमें एक डिजिट भी आ गया यानी अंक भी आ गया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाता है। तो किसी भी पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें इतनी चीज़ों की आवश्यकता होती है और उसको क्रैक करने में बहुत परेशानी होती है किसी को भी। चलिए, किसी के द्वारा उपयोगकर्ताओं को पहले लॉगिन पर पासवर्ड बदलने की सलाह दी जाती है। क्यों सलाह दी जाती है भाई? किसके द्वारा दी जाती है? वो होता है अकाउंट का एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, एडमिन है ना, एडमिनिस्ट्रेटर की जो शॉर्ट फॉर्म होती है उसको एडमिन भी कहते हैं। अब आपने व्हाट्सएप के ग्रुप के एडमिन्स के हिसाब से आप समझ जाओ कि एडमिन कौन होता है, ठीक है। तो अकाउंट का एडमिन जो भी होता है वो आपको हमेशा फर्स्ट लॉगिन के बाद आपको अपना जो भी पासवर्ड है उसको चेंज करने की हमेशा सलाह देता है, ताकि आप नेक्स्ट में कोई आपका पासवर्ड वगैरह हैक नहीं कर पाए अगर पहली बार में अगर आपने बनाया है तो, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आता है AGDLP। AGDLP की फुल फॉर्म क्या है? क्या है भाई AGDLP की फुल फॉर्म? अकाउंट ग्लोबल डोमेन लोकल परमिशन। क्या है? अकाउंट ग्लोबल डोमेन लोकल परमिशन है ना, याद रखना इसको। चलिए, इसके बाद में आता है नेस्टेड ग्रुप का उपयोग करके ADGLP क्या लागू करता है? ADGLP क्या लागू करता है? वो करता है भूमिका आधारित अभिगम नियंत्रण। नहीं, इसको हिंदी में नहीं याद करना है, इसको इंग्लिश में दिखा देता हूँ आपको। क्या करता है? रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यानी रोल के ऊपर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देता है। जैसे कि कोई एडमिन है तो उसको फुल कंट्रोल देता है ना, और कोई यूज़र है, यूज़र भी कितने प्रकार के होते हैं, अगर गेस्ट यूज़र है तो उसको सबसे ज़्यादा कम कंट्रोल देता है या देता ही नहीं है। फिर क्या होता है, जो रेगुलर यूज़र है उसको थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल देता है ना, इस प्रकार से। वैसे ही अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी में कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी में
कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं? तो भाई 3 प्रकार के ग्रुप होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। चलिए इसके बाद में आता है अपने यदि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है तो अन्य समूह पॉलिसी सेटिंग का नाम क्या है? ज़रा इसको इंग्लिश में देखेंगे अपन। व्हाट इज़ द नेम, क्या है नेम ऑफ द अदर ग्रुप पॉलिसी सेटिंग? अदर ग्रुप पॉलिसी सेटिंग का नाम क्या है? अगर इफ़ वन इज़, अगर एक क्या है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है तो दूसरे का नाम क्या है? वो होगी यूज़र कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स। चलिए इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, जीपीओ की अनुमति के लिए, जीपीओ के लिए कौन सी अनुमति होनी चाहिए? कौन सी होनी चाहिए? जीपीओ, ये देखिए इधर से देख लेते हैं। विच परमिशन इज मस्ट फॉर जीपीओ इन ऑर्डर टू डिलीगेट परमिशन फॉर द जीपीओ? कौन सी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए अपने एडिट ग्रुप, डिलीट, मॉडिफाई द सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो लास्ट वाले क्वेश्चंस पे आ गए। इनमें जो क्वेश्चंस है वो थोड़े हार्ड आ चुके हैं, है ना, क्योंकि ये आपके ढंग से बुक में दिए हुए नहीं हैं, है ना, इस प्रकार से। तो आप केवल याद करने पे इसको ध्यान दीजिए, है ना। किस समूह में OU यानी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के समान उपयोगकर्ता होते हैं, है ना? किस ग्रुप में होते हैं भाई? वो होती है शैडो में। ओके, शैडो में। चलिए इसके बाद में आती है एक्टिव डायरेक्टरी में कितने ग्रुप स्कोप होते हैं? एक्टिव डायरेक्टरी में कितने ग्रुप स्कोप होते हैं? तो आंसर हमारा आया है 3, है ना, 3 होते हैं, ग्रुप स्कोप होते हैं। निम्नलिखित में से एक्टिव डायरेक्टरी का घटक नहीं है, यानी कंपोनेंट नहीं है, कौन सा नहीं है? तो देखो ग्रुप पॉलिसी एक्टिव डायरेक्टरी की का कंपोनेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप होता है, सिक्योरिटी ग्रुप्स होता है। तो क्या नहीं होता भाई? ये नहीं होता, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। चलिए इसके बाद में आता है सिंगल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट में कितनी सेटिंग्स होती है? सिंगल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स में कितनी सेटिंग्स होती है? 1800। ये हमारा आंसर है 1800। चलिए तो अगला जो मॉड्यूल आता है हमारे पास वो आता है मॉड्यूल नंबर 7, जिसका नाम है हमारे सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप, सर्वर नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, तो चलिए इसमें अपन फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वेब सेवाएं हैं, यानी कौन सी वेब सर्विसेज है? वो होती है ब्लू ग्रिफिन नाम से वेब सर्विसेज होती है। सीधा सीधा इसको याद करना है। इसके बाद में आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब पृष्ठ यानी वेब पेज को देखने की अनुमति प्रदान करता है? तो क्या बताओ ज़रा, MS ऑफिस से हम वेब पेज देख सकते हैं? नहीं। वेब सर्वर से वेब पेज नहीं देख सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी वेब पेज नहीं देख सकते। तो किससे देख सकते हैं? हम इंटरनेट ब्राउज़र से वेब पेज देख सकते हैं। और इंटरनेट ब्राउज़र कौन कौन से होते हैं? गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ठीक है, सफारी हो गया, ओनियन ब्राउज़र हो गया। ये सारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं जिससे हम इंटरनेट देख पाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट के द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग नहीं किया जाता? वो किया जाता BSNL उपयोग नहीं किया जाता, जो कि हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो बाकी BSNL तो एक कंपनी है वैसे भी। अच्छा ठीक है, तो बाकी सारे इंटरनेट के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। IP किया जाता है, TCP किया जाता है, और HTTP तो हम जानते ही हैं, है ना, जो हमारे वेब पेज है वो इसी प्रोटोकॉल पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन ईमेल दृश्य का माध्यम नहीं है? कौन माध्यम नहीं है? वो है L2CAP। L2CAP, इसको ज़रा इंग्लिश में देख लेते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कौन नहीं है, आर नॉट मीडियम ऑफ ईमेल व्यू, ईमेल व्यू का जो मीडियम नहीं है, कौन नहीं है, हमारे पास आ गया L2CAP। L2CAP के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, देख लेते हैं कुछ। देखिए L2CAP इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, लॉजिक लिंक कंट्रोल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल। तो ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। ये क्या एक प्रोटोकॉल है जो कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ब्लूटूथ स्टैंडर्ड में यूज़ किया जाता है। दैट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है, एडेप्शन बिटवीन हायर लेयर्स, ऊपर की लेयर्स और बेस बैंड लेयर्स ऑफ द ब्लूटूथ स्टैक, ब्लूटूथ स्टैक के हायर लेयर्स और जो बेस बैंड लेयर है उनके बीच में एडेप्शन को बनाता है, ठीक है, यूज़ किया जाता है या प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन, तो ये होता है हमारा L2CAP, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द ईजिएस्ट वे टू कम्युनिकेशन नाउ ए डेज, आजकल के दुनिया में कम्युनिकेशन का यानी संचार का सबसे आसान तरीका कौन हो गया है भाई, ईमेल जो है वो हो गया है। यानी कि मैं तो बोलता हूँ ईमेल ही क्यों, व्हाट्सएप हो गया है ना, लेकिन इनमें तो यही ऑप्शन है ना। तो फैक्स, इससे पहले सबसे पहले क्या चलता था, पत्र चलता था, उसके बाद में क्या चलता था, तार चलता था, तार भेजते थे एक दूसरे को, फिर क्या भेजते थे, कंपनी वाले एक दूसरे को फैक्स भेजते थे, है ना। लेकिन ये सारा हट गया, फिर आ गया ईमेल, और आजकल तो व्हाट्सएप क्या छोड़ो, आजकल तो जो वीडियो कॉलिंग की सुविधाएं भी आ चुकी है। चलिए ईमेल में निम्न में से किससे बचना चाहिए, हमें किस चीज़ से बचना चाहिए ईमेल में, गलत ईमेल का एड्रेस नहीं डालना चाहिए। गलत ईमेल के एड्रेस डालने से गलत इंसान को चला जाता है, या फिर अगर वो ईमेल होता ही नहीं है कहीं पे पूरी दुनिया में तो वो जाता ही नहीं है ना, वो वापस रिवर्ट बैक करके आपके पास आता है और गूगल या जो भी है वो बोल देता है कि ये ईमेल ही गलत है, ठीक है। तो लेन देन से रोल बैक से क्या मतलब है, लेन देन के रोल बैक से क्या मतलब है, पिछले लेन देन से पुनर्प्राप्त करें, है ना। देखो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, रोल बैक ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस के रोल बैक से क्या मतलब है, रिकवर द प्रीवियस ट्रांजैक्शन, यानी पहले के जो ट्रांजैक्शन अगर मान लीजिए कोई गलत हो गया है तो उसको रिकवर कर लेना यानी पुनः प्राप्त कर लेना, वही उसका आंसर है, ठीक है। उसी को कहते हैं रोल बैक। इसके बाद में आता है लेन देन में उचित स्थिति नहीं है, उचित स्थिति नहीं है किसमें, लेन देन में, वो है आंशिक रूप से ख़त्म होना। थोड़ा इंग्लिश में देख लेंगे इसको, व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर स्टेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की प्रॉपर स्टेट कौन सी नहीं है ना, वो पार्शली एब्जॉर्ब्ड, है ना। यानी कि कोई मान लीजिए अपने कोई डेटा है अपन ने भेजा है तो बीच में ही अटक गया, है ना। कभी कभी अपन ऐसा सोचते हैं ना कि अपन ने जो यूपीआई किसी को किया है ना, तो एक जगह से हमने कर दिया और दूसरे के पास नहीं पहुंचा, तो कहाँ अटका फिर वो, है ना, वो बीच में ही कहीं अटक गया। ऐसा वैसे होता नहीं है, वो बाद में वापस सॉर्ट आउट करके अगर ऐसा होता है तो आपके पास रुपए दोबारा आ जाते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन आता है, बैकअप के लिए डेटाबेस किस स्टेट में होना चाहिए, बैकअप के लिए डेटाबेस किस स्टेट में होना चाहिए, ऑनलाइन स्टेट में होना चाहिए, तभी उसका बैकअप किया जा सकता है। ऑनलाइन यानी क्या होता है, किसी बैकअप से वो कनेक्टेड होना चाहिए। अगर मान लीजिए बैकअप की हार्ड ड्राइव से या किसी से कनेक्ट ही नहीं है, यानी ऑनलाइन ही नहीं है, तो फिर वो बैकअप कैसे हो पाएगा। चलिए इसके बाद में आता है, रिमोट बैकअप साइट का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी साइट, ओके, सेकेंडरी साइट। चलिए इसके बाद में आता है, किस रिकवरी सिस्टम में मीडिया रिकवरी और फेलियर रिकवरी शामिल है, किस रिकवरी सिस्टम में मीडिया रिकवरी और फेलियर रिकवरी दोनों शामिल होते हैं,
तो ऐसी कौन सी रिकवरी है, वो होती है सिस्टम रिकवरी। सिस्टम रिकवरी में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। किसी भी बैकअप सिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा कौन सा है? बैकअप सिस्टम का अनिवार्य हिस्सा होता है रिकवरी, यानी कि कोई फेल हो गया है, कोई फेलियर हो गया है, हार्डवेयर फेल हो गया है, सॉफ्टवेयर फेल हो गया है, तो उसको वापस हम रिकवरी कर सकें, यानी पुनः प्राप्त कर सकें, है ना, वो इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक हैकर, है ना, एक हैकर क्या करता है, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग क्यों करता है? देखो, प्रॉक्सी सर्वर इसलिए नहीं बनाए गए थे कि कोई हैकर उसका यूज़ कर ले, वो किसी अच्छे काम के लिए बनाए गए थे। लेकिन हैकर क्या करता है, अपनी गतिविधियों को छुपाने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग करता है। अब प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं भाई, जनरली अपन बोलते हैं ना वीपीएन लगा दिया, वीपीएन लगा दिया, जस्ट लाइक वैसे प्रॉक्सी सर्वर होते हैं। ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपके आईपी एड्रेस को छुपा लेती है और वो बताती है कि आप किसी और देश में हैं, है ना। तो इस कारण आप जो हैकर है वो कोई भी दुर्भावना से कोई भी काम कर सकता है और किसी को मालूम भी नहीं चलता कि वो कहाँ बैठा है। इसके बाद में आता है सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि है क्रैकअप पासवर्ड, यानी पासवर्ड को क्रैक करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद में आता है WPA2। WPA2 की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी का उपयोग कहाँ किया जाता है? वाईफाई में किया जाता है। देखिए, वाईफाई में इसके अलावा भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं। एक होती है WPA, फिर WPA1 हो गया, फिर WPA2 हो गया, इसके अलावा भी मेरे को याद नहीं आ रही, हाँ WPA-PSK, है ना, WPA-PSK के नाम से भी एक होती है सिक्योरिटी जिसमें हम पासवर्ड डालते हैं, है ना। इसके बाद में आता है नेटवर्क लेयर फायरवॉल का नाम क्या है? नेटवर्क लेयर फायरवॉल का क्या नाम है भाई? उसको पैकेट फ़िल्टर भी कहते हैं, यानी वो पैकेट्स को फ़िल्टर कर देती है। यानी फायरवॉल का काम ही यही है, यानी अनवांटेड जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उसको यहाँ हमारा अगर पीसी पड़ा है तो वो उसको अंदर आने से रोक देती है, यानी पैकेट्स को फ़िल्टर करती है। इसके बाद में लैन प्रबंधन सॉफ्टवेयर यानी लैन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का उपयोग किस भाग उपयोगकर्ता गतिविधियों को अनुमति देता है और रिकॉर्ड करता है ना। यानी कोई भी गतिविधियां हो रही है तो उनको एक्सेस देना और उनको रिकॉर्ड करना, ये कौन करता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर होता है, वो ये काम सारा करता है। इसके बाद में आता है अपने निम्नलिखित में से कौन एक मजबूत सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है? देखो, नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है? वो होता है SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक मजबूत प्रोटोकॉल नहीं है। बाकी सब क्या है? ये मजबूत प्रोटोकॉल है, यानी SFTP मजबूत है। इसमें इसके तो नाम में ही क्या आता है? सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी ये एनक्रिप्ट करती है किसी भी फाइल को या किसी भी डेटा को। अच्छा, इसके बाद में आता है HTTP। अगर केवल HTTP बोलते हैं ना तब तो ये सिक्योर नहीं होता, लेकिन HTTPS बोल दिया इसलिए क्या हो गया? सिक्योर हो गया। तो हमें ऐसी वेबसाइट पे जाना चाहिए जो कि क्या हो? HTTPS वाली हो। HTTP पे अगर जाते हैं और वहाँ पासवर्ड डालते हैं तो हमारा पासवर्ड चोरी होने का खतरा होता है। चलिए, इसके बाद में आता है SFTP की फुल फॉर्म क्या है? SFTP की फुल फॉर्म क्या है? वो है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल SFTP की फुल फॉर्म है। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल एक नेटवर्क पर गुजरने वाले डेटा की अखंडता को सुरक्षा सुनिश्चित करता है? उसकी अखंडता को सुरक्षित करता है, तो ऐसा कौन सा होता है? नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल। नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल, इसको इंग्लिश में देख लेना चाहिए। विच प्रोटोकॉल इंश्योर्स, कौन सा प्रोटोकॉल इंश्योर करता है? किसके लिए? इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है
और सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। किसकी इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी? डेटा की, है ना, जो कि नेटवर्क पर पासिंग हो रहा है। तो कौन करता है? नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इनको इंश्योर करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है नेटवर्क लेवल पर डेटा एनक्रिप्ट कोडिंग के लिए, नेटवर्क लेवल पर डेटा एनक्रिप्शन की कोडिंग के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? वो होता है IPSC, IPsec, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है SIP का की फुल फॉर्म क्या होती है? वो होती है भाई सेशन इंटेंशन प्रोटोकॉल, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए लास्ट मॉड्यूल पे आए हैं हम, मॉड्यूल नंबर 8 हमारा हो गया, जो कि क्या है हमारे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर लाइनेक्स सर्वर इंस्टॉलेशन, है ना। तो लाइनेक्स सर्वर का जो है वो फर्स्ट आपने देखा होगा फर्स्ट वाले जो चैप्टर है उसमें भी लाइनेक्स ही था, लेकिन वो बेसिक लाइनेक्स का इंस्टॉलेशन था। इस पे हम एडवांस में आएंगे। सिंगल और प्रभावी बैंडविड्थ क्या है? सिंगल और प्रभावी बैंडविड्थ क्या है? सिंगल में अधिकांश ऊर्जा युक्त आवृत्ति का बैंड नहीं, इसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा। व्हाट इज द इफेक्टिव बैंडविड्थ ऑफ दिस सिग्नल? सिग्नल की इफेक्टिव बैंडविड्थ क्या होती है? इफेक्टिव बैंडविड्थ क्या होती है? इसका आंसर था भाई सी था ना, चलिए ABC। ये क्या होती है? बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, यानी फ्रीक्वेंसी के ऐसे बैंड जो कंटेन करते हैं क्या? मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिग्नल, यानी सिग्नल की एनर्जी की मोस्ट ऑफ द, यानी बहुत सारी एनर्जी जो ऐसे बैंड जो उसको कंटेन करते हैं, यानी अपने पास में रखते हैं, उसका मतलब होता है इफेक्टिव बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल, है ना। यानी कि मान लीजिए कि कोई सिग्नल है हमारा, है ना, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे होएगी? यहीं पे होएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है जब नेटवर्क पर भारी ट्रैफिक होता है तो क्यूइंग टाइम क्या होता है? क्यूइंग टाइम क्या होता है? क्यूइंग यानी क्यूइंग टाइम क्या होता है, यानी व्हाट इज़ द क्यूइंग टाइम? जब ट्रैफिक पर हैवी नेटवर्क होता है तो क्यूइंग टाइम क्या होता है? बढ़ जाता है। यानी क्यूइंग यानी क्या होता है? लाइन में लगना, है ना। जब ट्रैफिक होगा तो मान लीजिए एक अपने सिग्नल आया, है ना, उसने, और यहाँ पे सर्वर था, एक क्लाइंट आया, फिर दूसरा क्लाइंट फिर से आ गया, तीसरा क्लाइंट उसी सेकंड में, है ना। ऐसा कब होता है? जब अपने कोई रिजल्ट आउट होता है तो सर्वर क्या हो जाता है? सर्वर परेशान हो जाता है, वो बिजी हो जाता है, और वेबसाइट क्या हो जाती है? क्रैश हो जाती है, और फिर वो वेबसाइट चलती नहीं है, और कुछ घंटे 2 घंटे बाद वो वापस सही करते हैं उनको, ठीक है। चलिए एवरेज डेटा रेट यानी ADR, देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है ADR की, एवरेज डेटा रेट, है ना, कि क्या विशेषता है? वो होती है ट्रैफिक, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद में आता है CBR की का क्या अर्थ है, यानी फुल फॉर्म क्या है? वो है कंसिस्टेंट बिट रेट, कंसिस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट यानी लगातार बिट रेट, ओके। इसके बाद में आता है अपना क्वेश्चन स्रोत के गंतव्य यानी जहाँ पे पहुँचना है तक यात्रा के लिए एक बिट को कितना टाइम की आवश्यकता होती है? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोपोगेशन टाइम यानी प्रोपोगेट होने का टाइम। ज़्यादातर प्रोपोगेशन टाइम कहाँ पे यूज़ किया जाता है? मिसाइल्स में यूज़ किया जाता है ना। किसी भी सिस्टम में क्या होता है जिसमें वेटिंग शामिल होती है?
तो उस सिस्टम में क्या होता है, कंजेशन होता है ना, कंजेशन होता है उस नेटवर्क पे। चलिए, किसी सेवा उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर किसी अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की अनुमति कौन देता है भाई? वो देता है टेलनेट। देखिए टेलनेट क्या होता है, वो यही होता है कि आप यहाँ पे बैठे हो, आप एक जगह पे बैठे हो और आपके घर पे दूसरा कोई कंप्यूटर है, तो आप अपना कंप्यूटर चलाना चाहते हो, आप यहाँ से बैठे बैठे, तो उस तकनीक को क्या बोलते हैं? टेलनेट कहते हैं। टेलनेट के सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, अब रिमोट डेस्कटॉप के, है ना, जो भी होते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे कि अपने टीम व्यूअर हो गया, है ना, तो उससे आप बैठे बैठे अपने घर का कंप्यूटर चला सकते हो, तो ऐसा कर सकते हो। चलिए, कौन सी इंटरनेट सेवा उपयोगकर्ता को फाइल स्थानांतरित करने की अनुमति देती है? कौन सी इंटरनेट सेवा, यानी कौन सी इंटरनेट की जो सर्विस होती है वो किसको? उपयोगकर्ता को, यानी यूज़र को, है ना, फाइल को ट्रांसफ़र करने की अनुमति देती है। कौन देती है भाई? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी FTP, इसको अनुमति देती है कि भाई आप फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बाद में आता है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा TCP का उपयोग नहीं करती है? TCP का उपयोग नहीं करती है, तो वो अपने आंसर हो गया DHCP। DHCP जो है, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बोलने को बोला था, तो कमेंट बॉक्स में ज़रा इसकी DHCP की फुल फॉर्म लिखिए, है ना। तो DHCP जो है वो TCP का उपयोग नहीं करती है। इसके बाद में आता है, दर्जनों स्विच के साथ आपके पास कितने रूट ब्रिज होंगे? है ना, दर्जनों स्विच के साथ आपके पास कितने रूट ब्रिज होंगे? कितने होंगे भाई? एक होगा, है ना, यही हमारा आंसर है। इसके बाद में, एक सर्वर जो नेटवर्क सेवा के पास कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता, उसको क्या कहते हैं? वो होता है डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है भाई? वो केवल उसको जिस कार्य के लिए बोला गया है वही काम वो करते हैं, और अन्य काम वो बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे कोई फाइल मैनेजमेंट का काम करना है, नहीं करेंगे, है ना। जैसे कि आप अगर स्टूडेंट हो और आपको केवल बोला कि नहीं, आपको केवल पढ़ाई ही करनी है, तो आप मतलब क्या हो? एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो, है ना। उससे ही बना है डेडिकेटेड सर्वर। तो आपने बोल दिया कि नहीं, मैं तो घर के काम नहीं करूँगा, है ना, तो दैट मीन्स आप क्या हो? एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो। इसके बाद में आता है लाइनेक्स ओएस। ओएस यानी क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड क्या है? क्या है अभी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड? वो होता है कर्नल। देखिए, कर्नल ये होता है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और लाइनेक्स में पाया जाता है। विंडोज़ का कर्नल हमें ऑब्वियसली जो उसके सबसे पहले जब स्टार्ट होता है तो दिखाई देता है, हालांकि उसके कर्नल को अपन कर्नल की प्रोग्रामिंग्स वगैरह कुछ नहीं कर सकते, वो इतना पावरफुल नहीं होता है। अब आती है बात क्वेश्चन DMESG, DMESG कमांड जो होती है उसका उपयोग क्या होता है? कर्नल लॉगिन संदेश देने के लिए, ठीक है, कर्नल लॉगिन संदेश। इसके बाद में आती है, कौन सी फाइल में सम्मिलित कुल लाइन शब्दों और वर्णों को गिनने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है ना। तो भाई लाइन को, शब्दों को, अक्षरों को गिनने के लिए WC यानी वर्ड काउंट, है ना, WC यानी वर्ड को काउंट करने वाली कमांड, उसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता है उपयोगकर्ता शेल में। शेल क्या होती है? देखो, कर्नल होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे शेल होती है, उसके ऊपर जो भी उसके जस्ट नीचे क्या होती है? एप्लीकेशन लेयर होती है, यानी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम जो विंडोज़ में नहीं देख पाते ना, इसीलिए आपको पता नहीं है, जबकि होती तो है, लेकिन इन दोनों की प्रोग्रामिंग होती नहीं है। जबकि लाइनेक्स में इन दोनों को भी एडिट कर सकते हैं, शेल प्रोग्रामिंग्स कर सकते हैं। तो उपयोगकर्ता शेल में डिफ़ॉल्ट लॉगिन को कैसे बदल सकते हैं? तो कौन सी कमांड से बदल सकते हैं?
CHSH का उपयोग करके, CHSH का उपयोग करके कर सकते हैं। फिर आती है लॉगिन शेल क्या है। लॉगिन शेल क्या है? वह जो उपयोगकर्ता लॉगिन करते समय चलाता है। उपयोगकर्ता लॉगिन करते समय जो चलाता है वो है लॉगिन शेल। ठीक है। किस हार्डवेयर आर्किटेक्चर रेड हैट देखिए कंपनी है, उसके द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जाता है वो क्या है? रेड हैट है। हेत नहीं, वो हैट यानी टोपी के द्वारा समर्थित नहीं होते हैं। ठीक है, वो होती है मैकिन्टॉश। मैकिन्टॉश जो है वो रेड हैट के द्वारा नहीं बनाई गई है। ठीक है। इसके बाद में आता है यूनिक्स का वर्जन यानी संस्करण को प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? यूनिक्स के अगर आपको वर्जन चेक करना है तो किसका उपयोग किया जाएगा? यू नेम करके आर अगर आप लिख देंगे तो यूनिक्स का कौन सा वर्जन चल रहा है। अब यूनिक्स क्या होती है भाई? देखिए, एक तो लाइनेक्स होती है और एक क्या होती है? यूनिक्स होती है ना। यूनिक्स क्या होती है भाई? कमांड बेस्ड होती है, यानी केवल इसमें कमांड ही चल पाती है। वो GUI नहीं होती है, वो क्या होती है? CUI होती है, यानी कमांड यूज़र इंटरफेस होती है। जबकि लाइनेक्स क्या होती है? वो कमांड भी डाल सकते हैं उसमें और वो GUI भी होती है, यानी ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। भाई इसका सिंपल से मतलब है कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में हम माउस का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि यूनिक्स में हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में आता है किस रिपीटिंग सिस्टम के लिए एब्सोल्यूट टेलनेट और टेलनेट क्लाइंट होता है? किस रिपीटिंग सिस्टम के लिए होता है? तो विंडोज़ के लिए होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद में आता है टेलनेट प्रोटोकॉल किस पोर्ट से जुड़ा हुआ होता है? टेलनेट प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर बताना है अपन को, तो ये होता है पोर्ट नंबर 23 पे। ठीक है, याद करना अपन को। ठीक है, चलिए ये अपने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आप कोई भी अगर आप इसको वीडियोस को काफ़ी बाद में भी देख रहे हैं, है ना, तो भी आपके काम में आएगी। आप इसको 2 साल 4 साल बाद भी देखेंगे तो आपके ये वीडियोस बिल्कुल काम आएगी। और एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। अच्छा, इसके अलावा केवल ICTSM के लिए ही नहीं, ये कोई भी कंप्यूटर का कोई भी कंपटीशन अगर आप कर रहे हो, है ना, अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी कंप्यूटर टीचर की, या फिर आप कर रहे हो नवोदय में NVS के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, या KVS, है ना, यानी केंद्रीय विद्यालय के जो भी कर रहे हो, तो उसमें भी ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आप इन क्वेश्चंस को आप बार बार देखिए और रिपीट कीजिए ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतर कर पाएँ। थैंक यू।